नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सपिंड बही विवाह। बही विवाह में जो कि भारतीय समाज में विवाह से संबंधित नियम है, उसमें हम गोत्र बही विवाह, सप्रव बही विवाह, इनको हम जान चुके हैं। अब हम सपिंड बही विवाह को स्पष्ट तरीके से समझेंगे। सप्रव और सगोत्र बही विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों से विवाह की स्वीकृति नहीं देते। सपिंड विवाह निषेध के नियम मातृ एवं पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं। समाजशास्त्री या इरावती कर्वे संपिंड का अर्थ बताती हैं। सधन पिंड अर्थात मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाला या उसके रक्त कण से संबंधित लोग। स्मृति में सपिंड का प्रयोग दो अर्थों में हुआ। पहला, वे सभी व्यक्ति सपिंड हैं जो एक व्यक्ति को पिंडदान करते हैं, और दूसरा, मिताक्षरा के अनुसार वे सभी पिंड जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं वे सपिंड हैं। देखिए, जो ये स्मृति और मिताक्षरा, ये सब हिंदू उत्तराधिकारी संबंधित भारतीय कानून है, जो विज्ञानेश्वर की टीका है या फिर कह सकते हैं ग्रंथ है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्म के उत्तराधिकारी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वाले लोगों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सपिंड का संबंध होता है। पिता और पुत्र सपिंड है, क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इस प्रकार से माँ व संतानें, दादा दादी एवं पोते भी सपिंड है। सपिंड विवाह भी निषेध रहे हैं। रामायण एवं महाभारत काल में सपिंड का नियम एक स्थान पर निवास करने वाले पितृपक्ष लोगों पर लागू होता था। मध्ययुगीन टीकाकारों के अनुसार पिता की ओर से 7 व माता की ओर से 5 पीढ़ियों में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। दाएं भाग के प्रवर्तक जीमूत वाहन पिंड का अर्थ जौ या चावल के आटे से बने गोले से लेते हैं, जो मृत व्यक्ति को नदी के किनारे या जलाशय के पास श्राद्ध या मृत्यु के समय तर्पित किए जाते हैं, और यह तर्पण का अधिकार किसी एक पूर्वज की संतान को ही है। दाएं भाग के प्रवर्तक जीमूत वाहन ये भी एक तरह से उत्तराधिकारी नियम से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से पिंडों का तर्पण करने वाले सपिंड माने जाते हैं और वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते। कितनी पीढ़ियों के लोगों को सपिंड कहा जाए, इस बारे में मतभेद है, यानी स्पष्ट रूप से किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि कितनी पीढ़ियों में विवाह करना चाहिए। वशिष्ठ ने उनके ग्रंथ में पिता की ओर से 7 व माता की ओर से 5 पीढ़ियों में विवाह करने से रोक लगाया गया है, और गौतम के ग्रंथों में पिता की ओर से 8 व माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के लोगों में विवाह करने पर रोक या प्रतिबंध लगाया गया है। गौतम ने तो सपिंड विवाह करने वाले को प्रायश्चित करने एवं जाति से बहिष्कृत करने की भी बात कही है, किंतु सदैव सपिंड के नियमों का विवाह में पालन नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने मामा की लड़की रुक्मणी तथा अर्जुन ने भी अपने मामा की लड़की सुभद्रा से विवाह किया था। कृष्ण ने अपने पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी की लड़की सत्यभामा से भी विवाह किया था। समाजशास्त्री कौपाड़िया लिखते हैं कि 5वीं, 6ठी और संभवतः 4थी पीढ़ी में विवाह की परंपरा यादव कुल में थी। देवण भट्ट तथा माधवाचार्य ने मामा की लड़की से विवाह करने का समर्थन किया। कर्नाटक के ब्राह्मणों में बहन की लड़की तथा दक्षिण भारत में मामा की लड़की से विवाह करने की प्रथा आज भी प्रचलन में है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड बही विवाह को मान्यता प्रदान की है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दिया गया है। फिर भी यदि किसी समूह की प्रथा अथवा परंपरा इसे निषेध नहीं मानती है तो ऐसा विवाह भी वैध माना जाता है। ग्राम बही विवाह। उत्तरी भारत और प्रमुखतः पंजाब एवं दिल्ली के आसपास यह नियम है कि एक व्यक्ति अपने ही गांव में विवाह नहीं करेगा। पंजाब में तो उन गांव में भी विवाह करने की मनाही है जिनकी सीमा व्यक्ति के गांव की सीमा को छूती हो। इस प्रकार के विवाह का कारण गांव की जनसंख्या का सीमित होना, उसमें एक ही गोत्र, वंश अथवा परिवार के सदस्यों का निवास होना आदि रहे हैं। सगोत्री एवं सपिंडों से विवाह के निषेध के कारण ही ऐसे विवाह प्रचलन में आए। गांव में इस प्रकार के विवाह को खेड़ा बही विवाह के नाम से भी जाना जाता है। टोटम बही विवाह।
इस प्रकार की विवाह का नियम भारतीय जनजातियों में प्रचलन है। एक गोत्र का एक टोटम होता है और एक टोटम को मानने वाले परस्पर बहन भाई समझे जाते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं कर सकते। कुछ लोग तो दिशा विहीन विवाह मतलब शादी को भी मानते हैं, जैसे कि जिस दिशा में उनकी कन्या का विवाह होता है उसी दिशा में वे पुत्र का विवाह नहीं करते हैं। उत्तर भारत में तो एक कहावत भी प्रचलित है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा, अर्थात लड़कियां पूर्व दिशा के गांव से अगर प्राप्त की जाती है तो लड़के को पश्चिम दिशा में शादी करनी होगी। बही विवाह के लाभ। वेस्टर्न माँ का मत है कि बही विवाह का प्रचलन अगम्यगम अर्थात निकट संबंधियों से यौवन संबंधित मतलब जो संबंध होते हैं उनको रोकने के लिए ये प्रचलन में हुआ। प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि बही विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम होते हैं, क्योंकि एक ही पीढ़ी में विवाह करने पर बच्चों में शारीरिक दोष आने की संभावना रहती है। बही विवाह के कारण विभिन्न समूहों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क बढ़ता है और भेदभाव तथा संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। बही विवाह के कारण परिवार में सुख शांति एवं प्रेम का वातावरण बना रहता है। यदि परिवार में ही विवाह की छूट दे दी जाए तो परिवार का वातावरण तनावपूर्ण एवं संघर्षमय हो जाएगा। समाजशास्त्री समनर एवं केलकर ने अंतर विवाह को रूढ़िवादी एवं बही विवाह को प्रगतिवादी माना है। इस प्रकार बही विवाह समाज को प्रगतिशील बनाता है तथा उसमें सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करता है, समाज में नैतिकता एवं व्यवस्था को बनाए रखता है।